जय हिंद दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हम सबके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हमारे जो कॉमन डाउट्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, खास तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है उसके ऊपर। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं श्री अभिषेक सक्सेना सर, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक अच्छे टीचर माने जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे और इस सब्जेक्ट के बारे में काफी कुछ डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच अमन जी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया बात करने के लिए। माय प्लेजर सर। तो सर सबसे पहले हम चाहेंगे, क्योंकि सर जब एस्पिरेंट कोई भी ऑप्शनल चूज करता है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऑप्शनल चूज करने से पहले किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाए ताकि हम एक अच्छा ऑप्शनल जो है चूज कर पाए। तो सर आप उन फैक्टर्स के बारे में बताइए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखिए, वैसे तो जब यूपीएससी ने इतने सारे ऑप्शनल दिए हैं तो सारे ही ऑप्शनल अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हर कैंडिडेट का एक अपना बैकग्राउंड होता है, उसके अलावा कुछ एग्जाम की रियलिटीज हैं। तो सबसे पहली चीज तो आती है बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड के साथ कॉन्फिडेंस। हम में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट में एक लेवल की मैच्योरिटी परिपक्वता हो जी। तो एक तो वो फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर ये रहता है कि जो ऑप्शनल है वो जीएस के साथ कैसे हमारा जेल कर रहा है, क्योंकि देखिए एक रियलिटी है कि ये इस एग्जाम की जो एक पूरी प्रक्रिया है वो लगभग 1.5 साल की रहती है। तो एक लंबा रास्ता एक कैंडिडेट को तय करना पड़ता है इस परीक्षा में। तो उसमें कहां हम ऐसा एडवांटेज ले सकते हैं कि जहां हमारा जनरल स्टडीज और ऑप्शनल का काम मिला जुला हो जाए कुछ, या हमें एक से दूसरे में कुछ फायदा हो जाए और वाइस वर्सा। तो एक तो ये फैक्टर रहता है। तीसरा फैक्टर जो रहता है कि मटेरियल, गाइडेंस की अवेलेबिलिटी, किताबों की अवेलेबिलिटी। और एक और जो फैक्टर इसमें रहेगा, अगर चौथा फैक्टर मैं उसको बोलूं, तो चौथा फैक्टर ये रहता है कि अगर जैसे बैकग्राउंड की हमने बात करी थी, तो अगर बैकग्राउंड न्यूट्रल है आप, क्योंकि कुछ सोशल साइंसेज ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा graduation or post graduation courses are there, but then there are courses which there are optionals for which there are not so many courses, or at least it is not taught at many universities. So उस केस में जहां हम किसी भी सब्जेक्ट में परिपक्व नहीं है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल आता है which provides that leveler, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता है, तो जो भी आएगा वो लगभग सेम फुटिंग पे होगा। तभी आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इवन अदर सोशल साइंसेस बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, बीएससी वगैरह, ये लोग बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं और बाकायदा इसमें सक्सेसफुल होते हैं। पांचवा क्राइटेरिया है कि कौन सा ऑप्शनल डिमांड में है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस बात पे भ्रांतियां ज्यादा होती हैं और सच्चाई बड़ी कम होती है, जो खास करके जो अभ्यर्थियों के बीच में जो बातचीत होती है, बिकॉज एज दे से दैट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो जब तक प्रूफ नहीं है किसी चीज में, तब तक हम किसी चीज को बहुत सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। तो प्रूफ के लिए मैं ये कहूंगा कि आप यूपीएससी की अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट पे जाएं, ना मेरी माने ना किसी की माने, ठीक है, और उस पे देखें। तो जब हम ऐसा देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि लगभग 7.5 से 8% 7 to 8% ऑफ द फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया हो जाता है। फिर एक क्राइटेरिया ये है कि ओवरलैपिंग, जैसे मैंने कहा, तो जीएस के साथ एक बहुत बड़ी ओवरलैपिंग होती है। अगर मुझे मौका मिला तो उसके बारे में फिर बात करूंगा। तो एक साइजेबल नंबर, लगभग 400-500 नंबर की ओवरलैपिंग आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है। इसके अलावा जो स्कोरिंग पोटेंशियल है वो बहुत है, और स्कोर्स आते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कोर्स नहीं आते, 300 प्लस आए हैं, आते हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, तो उनमें से ये भी एक है। इसके अलावा ये कि आप कर क्या रहे हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम है यूपीएससी का, ये एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप आईपीएस बने, चाहे आप कोई सी भी सर्विस में जाएं, तो ये आपको लर्निंग लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, आपके काम में काम आने वाली है, आपके इंटरव्यू में काम आने वाली है। जिस एकेडमी में आप जाएंगे, उस एकेडमी के अंदर जो एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए जो ये सारे क्राइटेरिया हैं,
जिसमें जिसका वजन ज्यादा बैठ जाए वो ले ले। अगर मैं ज्योग्राफी से हूं, हिस्ट्री से हूं, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड और मैं बहुत अच्छा हूं उसमें और मुझे लगता है कि मैं स्कोर कर सकता हूं, बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आपको कहीं भी संशय है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल है जो सबका स्वागत करता है और सभी को एक बहुत लेवलिंग प्लेइंग फील्ड देता है और स्कोर भी लाता है और सिलेक्शन भी करवाता है। सर, जैसा कि आप काफी लंबे समय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो सर अगर हम आपसे जानना चाहें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ मिथ्स हैं, तो सर आप उन मिथ्स के बारे में बताएं हमें थोड़ा सा, क्या क्या मिथ्स जो है मार्केट में फैले हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। वैसे तो बहुत सारे हैं अमन जी, अब मैं सारे तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा एक एक करके, बट मैं एक समावेशी तौर पे इस बात को रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला मिथ है सिलेक्शन, कि जी पबैट से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यू सी, टॉपर्स कैन बी एनीबडी, राइट? लास्ट ईयर देयर वाज अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 300 प्लस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल। तो उसमें कैजुअलिटी उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं जीएस में कहीं ना कहीं काम खराब हुआ है, तभी हुई है। तो किस कोर्स नहीं आते? स्कोर्स आते हैं कंसिस्टेंटली। हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। मेरे एक स्टूडेंट थे पीयूष, जो कि अब आईपीएस में सर्व कर रहे हैं, उन्होंने 284 स्कोर किया है। देखिए, 300 प्लस इज अ मैजिकल फिगर, दैट इज अ रेयरिटी। लेकिन जहां भी हम 270s 280s में जा रहे हैं, दैट मींस वी हैव डन आवर ऑप्शनल वेल। हाँ, हम एम 300 प्लस का हमें ऑलवेज करना चाहिए। तो स्कोर्स आते हैं और यही चीज जो है सिलेक्शन रेट में भी आप देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है। जब मैं ये कह रहा हूं कि 7 से 8%, मेरे ख्याल जो लेटेस्ट फिगर्स थी वो अराउंड 8.25% थी, जो लेटेस्ट यूपीएससी की रिपोर्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑल कैन वेरीफाई। ठीक है कि मैं ये बात सही कह रहा हूं या क्या कह रहा हूं। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी कि ये सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिलेक्शन तो हो रहा है और प्रति वर्ष लगभग 7 से 8%, 7 to 8% एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ठीक है, टॉपर कोई भी हो सकता है। 2019 में पबैट से टॉपर थे, ठीक है, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट से आ गए, तो उसमें बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारे और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी जो एक भ्रांति थी पबैट के बारे में जो बहुत ज्यादा प्रचलन में चली थी, वो ये कि साहब डिफिकल्ट बहुत है जी। तो मैं कहूंगा इससे आसान ऑप्शनल नहीं है जी। इससे आसान ऑप्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन बेस्ड है कि यू कैन सी थिंग्स अराउंड जी। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका एक ढांचा है, एक प्रिंसिपल है, एक डीन है, या यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर, वाइस चांसलर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। आपकी अपनी बॉडी, आपका दिमाग कोई पूरा अलग अलग अंगों को कंट्रोल कर रहा है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप सड़क से कॉलेज तक जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट तक जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में एक पुलिसमैन दिखता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे इन एंड अराउंड है और हम इसे बहुत परसेप्टेबल तरीके से देख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो थ्योरी तो हर ऑप्शनल में होती है, क्योंकि जब हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो हम एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस थ्योरी को आप एक्शन में देख सकते हैं, तो उससे रिलेट कर पाना बड़ा मतलब आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड आपको कोई वो दिशा दिखाने वाला हो। तो जो कैजुअलिटी, जो भ्रांतियां जिस वजह से फैली, वो इस वजह से फैली कि इम्तिहान ने थोड़ा सा, एग्जाम ने थोड़ा सा अपना रुख मोड़ा और वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया और पढ़ाने वाले या मटेरियल उसके साथ जो है कैचअप नहीं कर पाए। तो एक थोड़ा सा एक ये मैं जरूर मानता हूं कि इन भ्रांतियों के पीछे ये कारण है। तो हमको चाहिए कि आप जैसे जो माध्यम हैं उनके द्वारा हम ये बात स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं कि ये सब भ्रांतियां हैं और ये हुआ है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। यूपीएससी की रिपोर्ट्स और बाकी सब चीजें इस चीज का हवाला देती। सर, जैसा कि अभी आपने चर्चा किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर जगह देखने को मिलता है, सर उसी प्रकार से जब हम सेलेक्ट होते हैं, जब हम सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, उसके बाद तो सर इसका रोल काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल, सारा इसी का रोल है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई एस्पिरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के थ्रू गया है और वो सिविल सर्वेंट बनता है, तो क्या अलग कर सकता है या फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के? देखिए, एक तो समझ बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले प्रशासन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर समझ बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक हेड स्टार्ट लेके जा रहे हैं। अकेडमी के अंदर भी एकेडमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे मिलिट्री में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता है, ठीक है, आईपीएस में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता है, ठीक है, आप तो लेते रहते हैं इंटरव्यू, तो आप जानते हैं।
तो इस तरीके से अकेडमी के अंदर जो अकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड. मोर देन दैट लिमिटेड टाइम ऑफ ग्लोरी, व्हाट यू नीड टू डू ऑन ग्राउंड, आपको यू हैव टू गेट थिंग्स डन. आपको जाके खुद नहीं करना है, आपके साथ पूरा एक पैराफर नहीं लिया है, आपको उसको मैनेज करना है, आपको लोग मैनेज करने हैं, आपको रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, और ये सब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है. मैं तो ये तक कहता हूं कि ये सिर्फ आपको एक बेहतर जो है लोक सेवक बनने में तो मदद करता ही करता है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है कि आप अपने ही निजी जीवन में, डे टू डे आपके अफेयर्स में बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और आप चीजों को बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं. तो सर्विस के बाद तो इसका बहुत महत्व है. कोई भी चाहे किसी भी ऑप्शनल से गया हो, ये मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा, आप सबको पढ़ना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा. तो ये एक हमेशा रहेगा, ठीक है, और ये रेलेवेंट रहेगा चाहे ऑप्शनल रहे या ना रहे. मैं एक और भ्रांति के ऊपर बात कर लेता हूं क्योंकि ये भी बड़े सालों से चल रहा है, ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगा. बिल्कुल सर हम देखते हैं कि सर जो अदर ऑप्शनल मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो होते हैं यूपीएससी के अंदर, सर वो कहीं ना कहीं जीएस से ओवरलैप करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ. बट सर जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें देखने को नहीं मिलता जनरली अदर ऑप्शनल से. तो सर क्या इसका कुछ अदर ऑप्शन देखिए को बेनिफिट मिलता है? बहुत एक्सप्लिसिट ओवरलैपिंग अगर हम देखें कि नाम से आ रही है, क्योंकि एक नया जो कोई कैंडिडेट आता है वो कहता है अच्छा ज्योग्राफी हमने देखा जीएस में है, ज्योग्राफी हमने देखा ऑप्शनल में है, चलो यार कहानी बन गई, या हिस्ट्री देखा या ऐसे. लेकिन अगर आप देखें तो पूरा जीएस पेपर 2 का सिलेबस, अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हटा दूं तो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंडियन पॉलिटी, 200 नंबर का वो ओवरलैप है. एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग ये चीज का अध्ययन करें, अपने साथ सिलेबस लेके बैठें और इस चीज को देखें कि 200 नंबर का तो साहब वो ओवरलैप हो गया. इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इजीली 50 से 70 नंबर का ओवरलैप है, ठीक है. जीएस पेपर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये लगभग 125 नंबर का ओवरलैप है. आप केस स्टडियां उठा के देख लीजिए, यू विल बी मोर और लेस पुट इनटू द शूज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट अज्यूम यू आर एन एसपी, assume you are a district magistrate. So who are those guys? They are administrators, and we study about them in the public administration, right? तो एक तो ये तो 400-450 नंबर का तो ये मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ. और फिर एसए के अंदर अलग ओवरलैप है, ठीक है. कुछ पोर्शन जैसे हम प्लानिंग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमें इंडियन इकोनॉमी का एक छवि देखने वहां मिलती है. इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर चाहे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं भी है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक रोल के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सो दे विल पुट यू एटलीस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इफ नॉट मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये वहां आपको इंसाइट देता है. तो अगर हम देखें तो 400-450 नंबर ये, 500 नंबर अपने ऑप्शनल के, 55-60% पे तो कोई कैंडिडेट टॉप कर जाता है, और ये आपको सीधा सीधा ओवरलैप दे रहा है. तो मेरे हिसाब से तो मतलब इससे ज्यादा ओवरलैपिंग तो कहाँ ही मिलेगी साहब. जी सर यहाँ पे आपने एक अच्छा क्लियरिटी दे दिया कि जो हमारे अदर ऑप्शनल्स होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते हैं, बट यहाँ पे जो है हमें हर पेपर से कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है. जी सर, जो एस्पिरेंट होते हैं अगर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सर उनके लिए ये बिगिनिंग में क्या करना चाहिए, मतलब बिगिनिंग पॉइंट्स क्या क्या होनी चाहिए? देखिए 2 तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि हम खुद कर रहे हैं. अगर हम खुद कर रहे हैं, बहुत मटेरियल मार्केट में है, बहुत किताबें हैं, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, कुछ ब्लॉग्स मैंने भी लिखे, ठीक है, ताकि जो लोग खुद करना चाहते हैं या किसी जॉब के साथ, कॉलेज के साथ. तो एक तो वो तरीका है, बट वो एक अनगाइडेड मेथड है. अनगाइडेड मेथड इसलिए कि ट्रायल एंड एरर है. आप वो स्टैंडर्ड बुक उठाइए, मैं कुछ बुक्स के नाम ले सकता हूँ, इग्नू मटेरियल हो गया, मोहित भट्टाचार्य हो गई, प्रसाद एंड प्रसाद हो गई, अरोड़ा एंड गोयल हो गई, और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स हो गई. तो आप खुद करिए, लेकिन अनगाइडेड है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट से नोट्स ले रहे हैं, और भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे भी अवेलेबल है. तो आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स के ऊपर आप काम करते रहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको एक दिशा नहीं है, ठीक है, कि हम कहां जा रहे हैं. इट इज अ कंप्लीटली अनगाइडेड रडरलेस जर्नी विच यू डू बाय ट्रायल एंड एरर. अब उसमें आप कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते, और सबसे बड़ी बात इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है. मैं कंजर्वेटिवली कहूं, अगर आप सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 8 महीने,
लेकिन रियलिटी तो ये नहीं जी। है। रियलिटी तो ये है कि आप जीएस भी पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं साल 1.5 साल का एक पीरियड लगा दीजिए, तब जाके आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। और फिर उसके ऊपर सबसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, वी आर रीडिंग दैट सब्जेक्ट फॉर अ पर्पस, दैट इज टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो एक जो एग्जाम ओरिएंटेशन है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जी। ठीक है, वो एक्वायर करने में आप समझिए आपको एडिशनल 5-6 महीने लगेंगे कम से कम। जी। और वो भी उस चीज पे प्रिमाइज्ड है कि हमारी तैयारी पहले जो सब्जेक्ट की नॉलेज हमने एक्यूमुलेट करनी है वो हमने ठीक से कर ली है। जी। दूसरा है कि अनगाइड, आप विद गाइड पढ़ें, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं और हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए चलाते हैं। खास करके हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स को ही कैटर करता है, जिसमें हम क्लास के अंदर ना जस्ट सिलेबस कवर कराते हैं बल्कि आंसर राइटिंग भी कराते हैं, करंट अफेयर्स से उनको रिलेट करके पढ़ाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। बहुत इंटरलिंकिंग और लिंकेजेस बनाने की आवश्यकता है इसमें अमन जी। सिर्फ ये नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 में, विद इन पेपर भी हमें बहुत सारी इसमें इंटरलिंकेजेस बनानी पड़ती हैं। तो वो सब हम क्लास में कराते हैं। तो ये होता है कि लगभग 5.5 से 6 महीने में कोर्स की कवरेज और आंसर राइटिंग, इनिशिएशन और ये सारी चीजें हमारी हो जाती है। और उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए कि 1-2 महीने और लग के गाइडेंस में, क्योंकि हम कंटिन्यूअस मेंटरशिप देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि फिर वो सब्जेक्ट हमारा पक जाता है। और ये एक ऐसा समय है कि जब मैं मानता हूं कि हम दिसंबर तक अगर अपना सब्जेक्ट तैयार कर लें तो हम प्री के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मेंस के बाद मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे एक खाने का लॉजिक अगर मैं दूं पढ़ाई के साथ, कि ढाबे पे खाना 90% रेडी आता है, ऑर्डर आता है और खाना परोस दिया जाता है। इसी तरीके से हम 90% अपना तैयारी दिसंबर तक कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम होता है। तब तो सिर्फ हमें आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एनरिचमेंट ये करना है। तो हम 90% तब तक रेडी कर लेते हैं और हो जाता है। सर अभी आपने जो कुछ भी बताया वहां से मैं थोड़ा सा समराइज कर पा रहा हूँ कि मेंटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो सर मेंटरशिप के लिए एक सबसे बढ़िया जो ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है वो है कि आप सीधा कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो सर जो एस्पिरेंट सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं और जो एस्पिरेंट कोचिंग करके कर रहे हैं, सर इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? मतलब कि जो सेल्फ से कर रहा है उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है और जो कोचिंग करके कर रहा है उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस करें। देखिए, जो खुद से कर रहा है, पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि कोई दिशा नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, सो यू डोंट नो वॉट एवर दैट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, सो दैट इज अ चैलेंज। ओके, फॉर अ पर्सन जिसने कर रखा है, कोर्स एनरोल कर रखा है, और मैं मेरे कोर्सेज के अंदर पूरा ईयर लॉन्ग मेंटरशिप देता हूं, ठीक है, तो ये नहीं कि क्लासेस खत्म हो गई तो मेंटरशिप खत्म हो गई, नहीं, मेंटरशिप चलती है, ठीक है, निरंतर चलती है। तो उसके साथ ये है कि हम कांस्टेंट कोर्स करेक्शन हम कर सकते हैं। एक जैसे जीपीएस होता है, आप एक रास्ते से एक पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हैं तो आपको जीपीएस बताता रहता है ना, हाँ भाई दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो हम उस तरीके से मेंटरशिप का काम करते हैं। तो यू कैन वैलिडेट कि जहां मैं जा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो सही है कि नहीं है, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, राइट। सो मेंटरशिप प्लेज अ मेजर रोल। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ लिया, चाहे खुद पढ़ लिया चाहे कहीं और से पढ़ लिया, बट दे हैव नो आइडिया हाउ टू टैकल द एग्जाम। सो इन दैट केस दो स्टूडेंट्स कम टू मी, ठीक है, तो एक Q&A प्रोग्राम करके हम चलाते हैं, विच इज लाइक अ मिनी फाउंडेशन। उसमें हम PYQs की भी इंसाइट देते हैं, हालांकि हम फाउंडेशन में भी देते हैं, बट उसमें डेडिकेटेड इंसाइट PYQ की रहती है, टेस्टिंग होती है और बहुत रिगरस मेंटरशिप चलती है। तो वो एक रोल है। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ऑक्यूपाइड हैं या किसी कारणवश एनरोल नहीं कर सकते। हम एक टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं जो कि GS स्कोर का ऑफिशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेलीग्राम ग्रुप है। वहां मैं हर मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चंस डालता हूं। आप क्वेश्चंस लिखिए, आप मेरे से डाउट्स पूछिए। मैं अक्सर जो है डाउट सेशंस भी रखता हूं जो कि कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। हाँ, एक क्वेश्चन होता है रोज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि हमें क्लास वगैरह में भी पढ़ाना होता है, तो उतना समय हम नहीं निकाल पाते। काश ऊपर वाला दिन के 24 के 48 घंटे कर दे तो शायद हम ज्यादा समय निकाल पाए। But the point here is कि for such students we are providing that, right? We are there with you, and as a system, as an individual, I try and help out in whatever measure I can.
ठीक है, कोई डाउट होता है कि सर इसका कोई सोर्स बता दीजिए, तो या कोई फोटो खींच के भेज देता है कि ये क्या लिखा है हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बताइए, तो वो मैं बताता हूं. बट if we are certain that we have to give this exam and there are lacunas, see, the solution to the problem starts with the identification and recognition of the problem that there is a issue. I need help. हैरी पॉटर में भी कहा गया था कि जहां मदद मांगी जाए हमेशा मिलती है. तो कुछ ऐसा एक फिलॉसफी है कि आप मदद मांगिए, और मुझे नहीं लगता कि निराश कोई होगा. तो आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, देयर आर इश्यूज, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, एनरोल कीजिए और उन इश्यूज को सॉल्व कीजिए. तो दोस्तों, जैसा कि सर ने भी बताया कि अगर आप में से किसी को भी सर के साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल का मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ जीएस स्कोर की, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं. अदरवाइज आप यहाँ पे इनके सर के पास भी आ सकते हैं, सर से आप यहाँ पे भी आके गाइडेंस ले सकते हैं. यहाँ पे आपको पूरी तरह जो है गाइडेंस दिया जाएगा. सर, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं इस आंसर राइटिंग के ऊपर कि सर जब भी हम कोई भी आंसर राइट कर रहे होते हैं उस टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए ताकि जो हमारा आंसर है वो बाकी से मतलब अलग दिखे, एक अच्छा आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए, बहुत संक्षेप में मैं इस बात को कहूंगा, I'll put it very briefly, कि अच्छा आंसर क्या होता है. A good answer is that satisfies the demand of the question. As simple as that. There is no secret formula and there is no template. मैं देख रहा हूं कि आजकल कुछ बच्चे की सर इंट्रोडक्शन 30 वर्ड में, ये इतने वर्ड में. There is no template because every question is going to be different. आप एक लकड़ी से सबको नहीं हाँक सकते. There is no one size fits all approach. So you have to satisfy the demand of the question. That is a good answer. Now, how to write a good answer? ठीक है. अब मैं अमन जी आपसे ही पूछता हूं. ठीक है, आप मेरे से मिलने आए, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे जानते हैं, ठीक है. तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे हाँ जी सर, आप अभिषेक सर है, मैं कहूंगा हाँ. कहेंगे हाँ भाई क्या काम है, तो आप कहेंगे कि मेरा नाम अमन है, मैं फला फला हूं, आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट दिस 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 दिस. ठीक है. अब आपका वो जवाब मैं किसी तीसरे शख्स के पास ले जाऊं जो उस समय कमरे में नहीं था, और उससे पूछूं कि बताओ मैंने इस शख्स से क्या पूछा होगा, तो वो बताएगा कि यू मस्ट हैव आस्क्ड हु आर यू, व्हाई आर यू हियर. ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गई हमारी. अब करते क्या है स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट देख लिया या कोई टॉपिक देख लिया, वो उस टॉपिक के बारे में बताना शुरू हो जाएंगे. वो टॉपिक किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टॉपिक, वो उसकी बात नहीं करेंगे. हमने यहां किताबें थोड़ी लिखनी है, हमने एक आंसर लिखना है. कोई सबसे कम क्वेश्चन 10 नंबर, उससे बड़ा 15 नंबर, उससे बड़ा 20 नंबर, ले दे के 300 सवा 300 वर्ड की हमारे पास लिमिट है. ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. सो हैविंग अ नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट इज नॉट इनफ. To write a good answer, you have to satisfy the demand. So you have to explore that dimensions. और एक well rounded piece होना चाहिए. आप बात खोले रखे पहले 3-4 लाइनों में, जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई ना कोई इंसान ही आपका आंसर इवेलुएट करेगा. वैसे तो एआई का दौर है, लेकिन अभी तक एआई इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे. तो कोई ना कोई इंसान पढ़ेगा. अगर उसे पहले 4-5 लाइनों में ये पढ़ के समझ में आ गया कि आपको सवाल समझ में आ गया, तो आधा तो काम वहीं हो गया. फिर आती है जी बॉडी. एक बेसिक फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो हमने स्कूल में सीखा था सभी ने. ठीक है ना, आपने भी सीखा होगा. तो बॉडी इज एन एक्सरसाइज ऑफ प्रूव एंड प्रूफ. हम एक मुद्दा रखेंगे और उसको प्रूव करेंगे. इट इज आंसर टू 3 क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, व्हाई एंड हाउ इज द रीजनिंग एंड एनालिसिस पार्ट, कि कैसे कैसे क्यों, इन सवालों के जवाब. और कंक्लूजन में हम इस चीज को राउंड अप कर देंगे कि देखिए ये ऊपर ऐसा ऐसा हुआ और ये स्थिति है, आगे ऐसा होना चाहिए. एक ये भी बड़ा क्लीशे रहता है कि हमें लिखना है WAY फॉरवर्ड, अंडरलाइन करना और 4 पॉइंट लिखने हैं. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन पुट वे फॉरवर्ड बिफोर कंक्लूजन, यू कैन पुट वे फॉरवर्ड आफ्टर कंक्लूजन, यू कैन फ्यूज इट विद द कंक्लूजन. ये सब क्वेश्चन की डिमांड पे निर्भर करता है. तो क्वेश्चन की डिमांड पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट. सर, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे कि सर जब भी हम ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमसे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जिसको कि हम सेव कर सकते हैं, जिसको कि हम इग्नोर कर सकते हैं, ताकि हम कम टाइम में अपने ऑप्शनल को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं. तो सर कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं स्टूडेंट द्वारा? देखिए, कॉमन मिस्टेक्स
अगर मैं बात करूं, एवरी मिस्टेक हैज अ कॉस्ट, ऑलराइट, देयर इज नो मिस्टेक दैट विल नॉट लीव अ कॉस्ट बिहाइंड इट, क्योंकि गलती की तो सजा मिलती है। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक जो ये है वो है रिवीजन ना करना। हमने कहीं भी क्लास लगाई, हमने कुछ भी पढ़ा, हमने पढ़ के उसे छोड़ दिया, रिवाइज नहीं किया। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि एक पत्थर लीजिए, ये पत्थर और रिवीजन की एनालॉजी है, ठीक है। एक पत्थर लीजिए, टेक अ स्टोन, आउटलाइन एन एरिया with a marker and rub for 30 seconds at that area. After you will see a month or two, there will be a concave shape that will be formed. वो थोड़ा सा घिस जाएगा सिर्फ आपकी उंगली से, सेम जगह पे आप कर रहे हैं। तो जब पत्थर पे इंसान उसको मोड़ सकता है उंगली से घिस के, तो ये दिमाग से घिस के हम पढ़ के क्यों नहीं कर सकते? तो लैक ऑफ रिवीजन इज द मोस्ट कॉमन and the biggest mistake that a candidate commits, और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं। दूसरी मिस्टेक जो मेरी समझ में स्टूडेंट करते हैं वो ये कि हम सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन से नहीं पढ़ते। तो वो पढ़ना चाहिए, वो बहुत बाद में कभी कभी रियलाइज होता है और फिर वो बहुत पेनफुल होता है, अटेम्प्ट निकल जाते हैं, समय निकल जाता है। और तीसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स नहीं करते, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और बहुत सारे पढ़ाने वाले भी नहीं करवा पाते, वो है इंटरलिंकिंग। Interlinking is the most important part, especially for a subject like public administration. तो वो एक लिंक करके एक बिगर कैनवस के अंदर डिटेल अगर हम पेंट कर पा रहे हैं, हमारा काम हो गया, फिर तो हमने घोट लिया सब्जेक्ट। सर जैसा कि सभी ऑप्शनल से जो है हर साल जो है ये एस्पिरेंट सिलेक्ट होते हैं, और आपकी काफी लॉन्ग जर्नी रही है टीचिंग की, आपने भी कई सारे एस्पिरेंट को पढ़ाया होगा, उसमें से कुछ सर एस्पिरेंट सेलेक्ट भी हुए होंगे, कुछ टॉपर्स भी रहे होंगे। तो सर हम यहाँ पे आपसे कुछ एस्पिरेंट या फिर कुछ टॉपर्स की जर्नी जानना चाहेंगे, या फिर सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे। देखिए, सक्सेस स्टोरी तो खैर उन्हीं की है, हम तो सिर्फ वी हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। हम वहां थे, सही समय पे सही जगह से थे और सही नियत के साथ। तो उनकी अपनी मेहनत है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देयर ओन लेबर एंड हार्ड वर्क एंड टॉयल, बट जो हमारी समझ में, जो हमारे अनुभव में, एक्सपीरियंस में, और जो हमने सब्जेक्ट को समझा है उस सेंस में हम जो उन्हें गाइड कर पाए वो। तो एक मेरे स्टूडेंट थे पीयूष गठाला, वो 23 में सिलेक्ट हुए थे। तो उनका पिछले साल पवेड में स्कोर 250 था, तो उनकी आंसर राइटिंग अप्रोच में प्रॉब्लम थी। तो वो मेरे पास आए और हम लोगों ने बातचीत करी, साथ में काम करना शुरू किया। मैं ऑलवेज, इट इज अ टीम वर्क, इट इज नॉट दैट कि हमने कोई वरदान दे दिया या कुछ नहीं, इट इज दी लेबर एंड हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट। हमारा काम है गाइड करना, लेकिन अगर वो गाइडेंस को सही से फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उनका स्कोर इंप्रूव होता है, 284 तक जाता है, ठीक है। तो 30+ मार्क्स की इंप्रूवमेंट, और तब वो सर्विस में थे, नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने इंप्रूव किया, आईपीएस बने, आज आईपीएस है। इसी तरीके से मेरी एक स्टूडेंट थी चंद्रप्रभा, ठीक है, तो वो भी काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, हालांकि वो खुद ही बहुत परिपक्व थी, मास्टर्स थी पब्लिक पॉलिसी में और भी कई चीजें थी, लेकिन आंसर राइटिंग के साथ हमने बहुत काम किया, और उसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट जो बारीकियां होती हैं जो आंसर राइटिंग की, उसके ऊपर काम किया और उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। इसी तरीके से, मतलब ये तो रीसेंट एग्जांपल हो गए, और भी स्टूडेंट रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी जिन्होंने मेरे से कोई फॉर्मल एनरोलमेंट नहीं ली, जैसे खुशहाली सोलंकी थी, रैंक 61, तो वो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जुड़ी हुई थी, और उसके थ्रू मैंने उनकी हेल्प करी, जो भी मैं करता था या जो वो पूछती थी मेरे से कभी। तो ये था। इसके अलावा पहले भी, क्योंकि जीएस स्कोर के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो क्लासरूम से और कई जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले। सर जैसा कि केसी भी ऑप्शनल को लेकर मार्केट में डिफरेंट टीचर्स अवेलेबल हैं और सब अपने आप में अच्छे हैं, बट सर अगर हम बात आपकी करें, पर्सनल बात करें, तो सर आपको क्या लगता है कि आप क्या अलग करते हैं दूसरे टीचर्स से? जी, मैं अपने बारे में तो खैर क्या ही बताऊं, लेकिन मेरा ये है कि बहुत क्लियर फंडा है, ये मेरी सोच है, ठीक है। अब वो सही है गलत है ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं, मेरे स्टूडेंट्स पे छोड़ता हूं। वो ये कि दिस इज नॉट एन एकेडमिक स्टडी, दिस इज अ स्टडी एंड ट्रेनिंग फॉर कंपटीशन।
और अगर हम एग्जाम ओरिएंटेशन उस लक्ष्य को सामने रख के अगर हम काम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम के बदलते हुए आयाम है, द चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, उसके ऊपर ग्रिप बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने एंड पे जो मुझे हार्डवर्क करना है, मैं इन चीजों पे हार्डवर्क करूं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहूं ज्यादा से ज्यादा, कि उनको किसी जगह उनका कोई काम फंसे ना। ठीक है, तो ये रहती है। बाकी और भी बहुत लोग हैं, सब अच्छे हैं, सब ने अपने मेहनत करी है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ इस तरीके से प्रतिस्पर्धा की एक इसको नजर से ना देख के हम ये देखते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश से कितना उसमें अच्छा कर सकते हैं। सर, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं तो हमारे प्रीलिम्स में भी हेल्प करते हैं, मेंस में भी हेल्प करते हैं, बट अगर हम बात करें ऑप्शनल की और खास तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सर चूंकि आपके पास काफी लंबा अनुभव रहा है, तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पीवाईक्यू कितना हेल्पफुल हो सकता है? वेरी हेल्पफुल, very helpful. In fact, I started a mini course on PYQ. It was a very small course, right? Barely 25 days. And in programs like Q&A, I incorporate it with dedicated sessions. Even in foundation, after I'm done with the topic, I make sure that my students get an insight on the PYQ. At times, I ask them to write and bring it back to me. तो वो भी काम मैं करता हूँ, तो एक्सट्रीमली रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए। इन जनरल पीवाईक्यू चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है वो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसलिए रेलेवेंट है कि देखिए साहब, सिलेबस सेम है, राइट? सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, अल्टीमेटली हाउ अ कॉन्सेप्ट gets asked in the examination in the form of a question. So this journey from concept to question is the key, right? And the routes that it take from concept to questions are varied, but sometimes you see overlappings, and that is the key of PYQs. इसके अलावा PYQs में मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हम सब सोचते हैं कि ऑप्शनल के अंदर पेपर 1 पेपर 2 250 नंबर का एक पेपर है। ऐसा नहीं है, एटलीस्ट पबैड में तो ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं 400 नंबर का पेपर है एक। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन 400 नंबर का पेपर है, एंड आउट ऑफ दैट 400 यू आर आस्क्ड टू अटेम्प्ट 250। दैट मीन्स बाय द पोजिशनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, दैट मीन्स द काइंड ऑफ एरियाज इन द सब्जेक्ट एंड वेयर दे पोजिशन themselves in the exam, it can also be a part of the strategy. So एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम चलते हैं कि अच्छा इस यूनिट है, इस यूनिट का ये टॉपिक इस तरह से इस जगह पूछा जाता है, क्या वो कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में ज्यादा पूछा जा रहा है? हालांकि ये रूल नहीं है, लेकिन हमें एक ट्रेंड मिल सकता है। यूपीएससी कैन सरप्राइज अस इन द नेक्स्ट एग्जाम, लेकिन एक जो ओवरऑल वो है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द एग्जामिनेशन, वी आर इन द बिजनेस ऑफ preparing for it, and we'll prepare it from whatever UPSC has given us. UPSC दो ही चीजें देता है, यूपीएससी किताब नहीं देता आपको। यूपीएससी देता है सिलेबस और जो उसने पहले इम्तिहान कंडक्ट किए हैं उनके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो वो पोजीशनिंग, यूनिट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाई थ्रस्ट एरियाज, किस यूनिट में से किस टॉपिक्स को बार बार ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो हम सिलेबस एक्सप्लेन की एक सीरीज चलाते हैं, यूट्यूब पर फ्री में चलती है, तो उसके अंदर मैं ये पॉइंट्स रखता हूं और वो हाई वैल्यू एरियाज मैप भी करता हूं। सर, as per you, which are the important topics for public administration which are continuously asking? See, it is a very application oriented subject. So there are traditional areas, theoretical areas which are asked, right, which involves thinkers and other stuff. So the first 4 or 5 units of paper 1, they cover a sizable chunk. But apart from that, it is a lot applied in character. But applied, not divorced from the concepts. Concepts वही है, वो उन्हीं concepts के in and around कोई ना कोई चीज वीव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया के अराउंड एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें फेक न्यूज का वो आ जाएगा। आप तो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि कितना फेक न्यूज चल रहा है, तो उसके ऊपर वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, जिसमें फेक न्यूज का एलिमेंट होगा। तो ये एरियाज रहते हैं। इसके अलावा जो वेटेज है अगर हम देखें तो पेपर 1 में तो मैंने आपको बताया, पेपर 2 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे करके हमारे 2 यूनिट है, ठीक है। तो इनकी बड़ी वेटेज रहती है। पेपर 1 में 12 यूनिट होते हैं, पेपर 2 में 14 यूनिट होते हैं। तो
एक साइजेबल वेटेज ये कैरी करते हैं। बाकी हम देखें तो एग्जाम मोर और लेस काफी बैलेंस्ड। Sir, as per now, our prelims are going to be held up in approx 1 month. So, sir, please suggest us some tips for prelims. Okay, so as far as prelims goes, don't try anything new. Okay, because the UPSC has already set the paper. Okay, many people are not familiar with the process of setting the paper, but being somebody, a student of public administration, I would like to call myself, I know how papers are set. So the paper has been set. So don't read anything new. Revise, practice, enrich. यही 3 मंत्रास हैं मेरे पास, that you revise, practice, enrich. अपनी गलतियां पहचानिए, उन गलतियों पर काम कीजिए। Sir, as we discussed many things related to UPSC exam, related to public administration optional, but sir, at last, if you want to include some things about exam, about public administration syllabus, which we didn't discuss, sir, please. I guess बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था आपका अमन, और बहुत कुछ बचा नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह ले, और इट इज नॉट अ बैटल फॉर लाइफ। ठीक है, ये एग्जाम आपको बहुत कुछ देता है, इनफैक्ट इसकी तैयारी आपको बहुत कुछ दे देती है एज एन इंडिविजुअल। तो उस तरीके से ले, थोड़ा साइंटिफिक रहे, इमोशनल कम रहे, तो बेटर रिजल्ट्स और जल्दी आप रिजल्ट्स इसमें पा पाएंगे। जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हमने भ्रांतियों पे बात कर ली, हमने सोर्सेज पे बात कर ली। फिर भी अगर किसी को कुछ है, कोई डाउट है, तो वो मेरे से मिल सकता है या जीएस स्कोर के नंबर्स पे कॉल कर सकता है, और ऑनलाइन भी बात हम लोग कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जुड़ सकता है। और आई होप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो ये खोजने में। इसके अलावा मैं यही कहूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑप्शनल्स। ऐसा नहीं है कि बाकी ऑप्शनल्स खराब है, ठीक है, बट मेरी समझ में इट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑप्शनल्स। It will give you scientifically as well as academically a very enriching experience. From the exam point of view also, it will give you high return on investment, right? और बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। It's like cycling. शुरू में आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, एक बारी सीख जाते हैं तो फिर आप सीख जाते हैं, फिर कभी नहीं भूलते। आप भूले साइकिलिंग? तो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रयास किया है कि हम यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, खास तौर पर यूपीएससी ऑप्शन, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड काफी कुछ डिस्कस करें। आपके मन में कुछ डाउट्स ना बचे इस सेशन को देखने के बाद, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाएं। बाकी जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक, जीएस स्कोर की कोचिंग का जो भी डिटेल है उस सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आप वहां से जाके सर के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सर कंटिन्यूसली जो है गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। सर, आपसे मैं बातचीत करके काफी अच्छा लगा, आपने काफी अच्छे से सब क्वेश्चंस के बारे में गाइड किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।